नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। झारखंड के राज्यपाल ने लाभ के पद के मामले में एक और राय मांगी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेतन समानता की घोषणा की। सरकार ने पादप किस्मों के विकास में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए सभी राज्यों में वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। और उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा पाए अपराधियों के अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीबी से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के बीच बढ़ी है। इसने वर्ष 2005 और वर्ष 2019 के बीच के वर्षों में दर्ज की गई गिरावट को उलट दिया है। इसके लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार माना गया है। वर्ष 2021 में लगभग 10.6 मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण पाया गया था। ये वर्ष 2020 की तुलना में 4.5% की वृद्धि को दर्शाता है। संक्रमण से हो रही मौतों के मामले में कोविड-19 के बाद टीबी दूसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि एचआईवी या एड्स की तुलना में टीबी से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इस रिपोर्ट में भारत के संबंध में कहा गया है कि विश्व में टीबी के 28% मामले भारत में दर्ज किए गए हैं और इस तरह से विश्व में सर्वाधिक टीबी रोगी भारत में हैं। टीबी के मामलों की अनुमानित संख्या और पहचाने गए नए मामलों की रिपोर्ट की गई संख्या के बीच का अंतर भारत में सबसे ज्यादा है। ये अंतर लगभग 24% का है। भारत उन 3 देशों में शामिल है जिन्होंने वर्ष 2020 में टीबी के मामलों की सबसे कम रिपोर्टिंग दर्ज की है। अन्य 2 देश हैं इंडोनेशिया और फिलीपींस। विश्व में रिपोर्टिंग में कुल गिरावट में इन 3 देशों का हिस्सा 67% है। आपको बता दें कि टीबी होने के 5 जोखिम कारक हैं। पहला है अल्पपोषण, दूसरा है एचआईवी संक्रमण, तीसरा है शराब का ज्यादा सेवन, धूम्रपान और मधुमेह। टीबी रोग बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ये आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश सामान्य दवाएं हैं आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, एथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। वर्तमान में बेसिल कैलमेट गुएरिन टीबी की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है। ये संक्रमण हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और आइए बात करते हैं टीबी के संबंध में और फैक्ट्स के बारे में। दवा प्रतिरोधी टीबी भी कई तरीके की है। इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी यानी एमडीआर कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन दवाओं की प्रतिरोधी है। इसके अलावा एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस यानी एक्सडीआर टीबी आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन के लिए प्रतिरोधी होने के साथ साथ किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन और 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दूसरी पंक्ति की दवाओं में से कम एक की प्रतिरोधी है। और अगला स्तर है टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी यानी टीडीआर टीबी का। ये पहली और दूसरी पंक्ति की सभी टीबी दवाओं की प्रतिरोधी है। और टीबी के मामलों में इस तरह से जो वृद्धि हो रही है, इस पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2030 से 5 साल पहले है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन रणनीतिक योजना 2017 से 2025 बनाई है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का संचालन किया जा रहा है। टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। अगला टॉपिक पेपर 2 से संबंधित है। झारखंड के राज्यपाल ने लाभ के पद के मामले में एक और राय मांगी है। लाभ के पद को धारण करने की वजह से एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की अयोग्यता का मामला राज्यपाल ने भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा है। दरअसल लाभ का पद एक ऐसा दर्जा होता है जिससे पद धारण करने वाले लोगों को कुछ वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक या फिर फायदा मिलता है। इसे संविधान में या फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत एक सांसद और अनुच्छेद 191 के तहत विधायक को केंद्र
या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोका जा सकता है। इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है जिन्हें धारण करने वाले को संसद ने कानून द्वारा अयोग्य न होना घोषित किया है। लाभ के पद के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का प्रश्न राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान है। हालांकि उन्हें इस मामले में चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होती है और उसी के अनुरूप वे निर्णय लेते हैं। हालांकि लाभ के पद से जुड़े कई तर्क भी हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के कर्तव्यों और हितों के बीच हित संघर्ष से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा विधायिका की स्वायत्तता बनाए रखने में मदद मिलती है और शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखा जा सकता है। लाभ के पद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में बात करें तो प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वपन राय 2001 मामले में न्यायालय ने ये मानदंड निर्धारित किए थे कि क्या ऐसी नियुक्ति सरकार ने की है या फिर सरकार के पास ऐसी नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार है, या क्या सरकार पारिश्रमिक का भुगतान करती है और पारिश्रमिक का स्रोत क्या है। इसी तरह से जया बच्चन बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने ये कहा था कि ये देखना जरूरी है कि किसी पद से कोई मौद्रिक लाभ मिल रहा है या फिर नहीं, न कि ये कि उस पद पर बैठे व्यक्ति ने कोई मौद्रिक लाभ लिया है या नहीं। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी राज्यों में वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया है कि सीमा पार अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटना केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसी संबंध में एनआईए का गठन किया गया था। एनआईए देश में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका गठन वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद पारित किए गए एनआईए अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। एनआईए को इस संबंध में कई अधिकार दिए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अधिकार हैं कि एनआईए भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों का स्वतः संज्ञान लेने और मामला दर्ज करने का अधिकार रखता है और इसे संबंधित राज्य सरकार की अनुमति के बिना उस राज्य में प्रवेश करने का अधिकार है। इसके अलावा जांच करने और लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एनआईए को मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री आदि से जुड़े अपराधों की जांच करने का भी अधिकार दिया गया है, यानी कि इसके कार्यों में विस्तार किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में एनआईए के 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हालांकि एनआईए के कामकाज से जुड़े कई विवाद भी मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिसिंग और लोक व्यवस्था बनाए रखना राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है और इसी वजह से एनआईए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठते रहते हैं। इसकी शक्तियां केवल जांच पर ध्यान केंद्रित करती हैं, रोकथाम पर ध्यान नहीं देती हैं और इसीलिए अपराध की रोकथाम के लिए केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली स्थापित की गई है। I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का गठन किया गया है। साइबर क्राइम पोर्टल शुरू किया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड को जोड़ने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है और निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल बनाया गया है। अगली खबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। सरकार ने पादप किस्मों के विकास में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश उन सभी संगठनों पर लागू होंगे जो साइट्स डायरेक्टेड न्यूक्लीज यानी SDN1 और SDN2 श्रेणियों के तहत जीनोम एडिटेड पादपों के अनुसंधान, विकास और प्रबंधन में शामिल है। संगठनों से पादपों की किस्मों के विकास में तेजी लाने और अनुमोदन के समय को कम करने की अपेक्षा की गई है। इससे पहले जीनोम एडिटेड पादपों की SDN1 और SDN2 श्रेणियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सख्त विनियमों से छूट प्रदान की गई थी। SDN तकनीक के तहत DNA काट छांट वाली जगहों पर विशेष छोटे बदलाव करने में मदद मिलती है। इसके तहत लक्षित DNA काट छांट और होस्ट के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र का लाभ उठाया जाता है। इस तरह के लक्षित एडिट्स के परिणाम स्वरूप एक नई और वांछित विशेषता को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि या एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के उत्पादन में कमी की जाती है। दरअसल SDN से उत्पन्न जीनोम एडिटेड पादपों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहला है SDN1। ये DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग किए बिना साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस है, यानी कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन का उत्पादन है।
और दूसरा है SDN2। ये DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करते हुए एक साइट डायरेक्टेड म्यूटोजेनेसिस है। वहीं SDN3 में DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करके जीन DNA सीक्वेंस का साइट डायरेक्टेड प्रवेश कराया जाता है। SDN1 और SDN2 में किसी भी बाहरी DNA को प्रवेश नहीं कराया जाता है। क्योंकि हम DNA सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जीनोम एडिटिंग क्या है। जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों का एक समूह है। इसके द्वारा किसी जीव के DNA या फिर RNA में परिवर्तन किया जाता है और इस तरह से किसी भी जीव के DNA या RNA में लक्षित न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड्स में सटीक परिवर्तन किया जा सकता है। इसका उपयोग फसल की किस्म में सुधार के लिए किया जाता है, फसल के पोषण तत्वों में वृद्धि के लिए किया जा सकता है, कीटों और बीमारियों से फसलों को बचाया जा सकता है, इससे जैव ईंधन प्राप्त किया जा सकता है और औषधि बनाने में भी इससे मदद मिलती है। अगली खबर बेहद इंटरेस्टिंग है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेतन समानता की घोषणा की है। आप सभी जानते हैं कि मूल अधिकारों के तहत समानता का मुद्दा एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस लिहाज से BCCI की ये घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है और ऐसा करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। वेतन समानता का मतलब ये सुनिश्चित करना है कि एक ही जगह समान प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान उनके लिंग या निर्जातीयता के आधार पर भेदभाव के बिना किया जाना चाहिए। भारत में लैंगिक आधार पर वेतन में काफी अंतर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कई रिपोर्ट और सूचकांकों ने कहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर है। इसके अलावा विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में श्रम आय का 82% हिस्सा पुरुषों को प्राप्त होता है और इसके विपरीत महिलाओं को केवल 18% ही प्राप्त होता है। और वेतन में अंतर का प्रमुख कारण ये है कि नेतृत्व में प्रतिनिधित्व की कमी है। विशेष तौर पर उच्च स्तर पर जो प्रबंधन होते हैं और नेतृत्व में महिलाओं की संख्या कम है। इसके अलावा महिलाएं कार्यबल से बाहर हैं। महिलाओं में बच्चों की परवरिश या फिर वृद्धों की देखभाल के लिए करियर ब्रेक लेने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा ये भी एक कारण है कि कुछ कार्यों को केवल महिलाओं से ही जोड़कर देखा जाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता की वजह से कुछ प्रकार के रोजगारों को मुख्य रूप से केवल महिलाओं का काम समझा जाता है और इस वजह से इन महिलाओं के कार्यों को वेतन निर्धारण के दौरान कमतर आंका जाता है। साथ ही शिक्षा प्राप्ति में भेदभाव भी एक प्रमुख कारण है। अक्सर देखा गया है कि कभी कभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा से बाहर रखा जाता है या फिर उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि लैंगिक आधार पर वेतन में भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के तहत कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और मजदूरी संहिता 2019 जैसे कानून बनाए गए हैं। अध्ययनों से ये पता चलता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने लैंगिक आधार पर मौजूद मजदूरी संबंधी भेदभाव को कम करने में मदद की है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 ने 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए वेतन सुरक्षा के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का समान पारिश्रमिक अभिसमय और ILO के नेतृत्व में समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का गठन आदि प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा पाए अपराधियों के अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया। एक महत्वपूर्ण आदेश में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को दोहराया है कि मौत की सजा पाने वाले दोषियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना अनिवार्य है। न्यायालय ने ये कहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दोषी कैदियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दोषी कैदियों की सजा कम करवाने वाले जांच अधिकारियों तक पहुंच होनी चाहिए। न्यायालय ने ये माना है कि ये कदम दोषी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा पृष्ठभूमि की एक स्वतंत्र और समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने में मददगार साबित होगा। मौत की सजा या मृत्यु दंड के तहत एक दोषी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक कृत्य के लिए न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा दी जाती है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड, जिसमें कि मृत्युदंड भी शामिल है, उसको क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की या फिर दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। ये शक्तियां राज्यों में राज्यपालों को भी प्राप्त हैं, लेकिन मृत्युदंड के मामलों को छोड़कर।
और आइए अब आपको बताते हैं मृत्युदंड से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में ही मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। दूसरा था माछी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य। इस वाद में न्यायालय ने मौत की सजा देने से पहले अपराध की गंभीरता को कम करने वाले कारकों और अपराध के उत्तेजक कारकों पर बल दिया था। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है। इस आउटलुक के निष्कर्ष में ये कहा गया है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने की वजह से दुनिया प्रथम वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। इस दशक में भारत में ऊर्जा की मांग में विश्व की सर्वाधिक वृद्धि देखे जाने की संभावना है। भारत में ऊर्जा मांग प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कोयला उत्पादन में विस्तार को जारी रखा है। ये वर्ष 2030 के आसपास अपने चरम पर होगा। अगला टॉपिक है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 क्लोजिंग विंडो जलवायु संकट समाजों के तीव्र रूपांतरण का आह्वान करता है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रतिवर्ष जारी करता है। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का वैश्विक औसत 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य था। भारत का औसत 2.4 है, जो वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। विश्व पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं है। इसकी वजह से इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के तहत वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक उत्सर्जन में 5 से 10% की कमी आने का अनुमान है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में 30% और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में 45% तक कमी लाने की जरूरत है। व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली यानी ट्रेड्स। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ट्रेड्स मंच पर पंजीकृत होने का निर्देश दिया है। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ये कई वित्तदाताओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्यों के वित्त पोषण या बट्टे की सुविधा प्रदान करता है। ये MSMEs के इनवॉइस को अपलोड करने और स्वीकार करने, बट्टा देने, व्यापार करने और उनके निपटान के लिए एक मंच है। ये MSMEs विक्रेताओं को प्रमुख कंपनियों द्वारा इनवॉइस बट्टे के माध्यम से अल्पकालिक अवधि का वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और इस वित्त से उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने में सहायता मिलती है। ग्लाइफोसेट, सरकार ने कीट नियंत्रण परिचालकों को छोड़कर अन्य सभी के लिए ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ग्लाइफोसेट एक गैर चयनात्मक शाकनाशी है। ये अधिकांश पौधों को नष्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्रों से सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये पौधों को कुछ ऐसे प्रोटीन बनाने से रोकता है जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल फलोद्यानों और बागवानी फसलों में किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू। केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय टीम को तैनात किया है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल और संक्रामक रोग है। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षियों और जानवरों में फैल सकता है। ये रोग इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होता है। इससे आमतौर पर मुर्गी और टर्की जैसे कुक्कुट पक्षी प्रभावित होते हैं। मूल होस्ट के आधार पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन इन्फ्लुएंजा आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। मैग्नेटोमीटर एक चुंबकीय सेंसर होता है। इसका उपयोग चुंबकत्व को मापने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक डायनेमो प्रभाव की वजह से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल धातु के प्रवाह से विद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन से ये विद्युत तरंगे एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन द्वारा वायुमंडल के क्षरण, कोरोनल मास इजेक्शन से विकिरण और कॉस्मिक किरणों से पृथ्वी को बचाता है। ग्रीन क्रैकर्स, हरित पटाखे।
पारंपरिक पटाखों की तुलना में हरित पटाखों से 30% कम वायु प्रदूषण होता है। हरित पटाखे जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं और धूल के कणों को ऊपर नहीं उठने देते हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व नहीं पाए जाते हैं। हरित पटाखे 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्वास यानी कि सेफ वाटर रिलीजर, दूसरा है स्टार यानी सेफ थर्माइट क्रैकर और तीसरा है सफल यानी सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इनका उत्पादन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माता कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को ये प्रमाणित करने का दायित्व सौंपा गया है कि पटाखों का निर्माण आर्सेनिक, पारा और बेरियम के बिना किया जाए, साथ ही उनके धमाके की आवाज एक निश्चित सीमा से ज्यादा न हो। नृत्य नाटक स्त्री देश। संस्कृति मंत्रालय ने स्त्री देश नामक एक नृत्य नाटक का आयोजन किया है। ये नाटक जम्मू और कश्मीर पर शासन करने वाली 13 महिलाओं के जीवन पर आधारित है। इनमें यशोवती, ईशान देवी, वाक पुष्ता, सुगंधा रानी, रानी दीदा, श्रीलेखा, सिला, सूर्यमती, कलहणिका आदि सहित कई अन्य लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। इस नृत्य नाटिका में लैंगिक समानता का भी प्रदर्शन किया गया है, जो कि भारतीय समाज में लंबे समय से अस्तित्व में है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। रस खान या फिर सैयद इब्राहिम खान। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में रस खान और ताज बीबी के मकबरों को एक पर्यटक परिसर के रूप में पुनर्विकसित किया है। ये 16वीं सदी के सूफी मुस्लिम कवि थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और वैष्णव धर्म को अपना लिया था। इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में व्यतीत किया था। रस खान ने सुजान रसखाना, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि जैसी कुछ खड़ी बोली की प्रसिद्ध रचनाएं रची। अगला महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ताज बीबी। इन्हें मुगल मीराबाई के नाम से जाना जाता है। वो गोकुल क्षेत्र की रक्षा के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त एक मुस्लिम अमीर की पुत्री थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।